स्वागत है साथियों आपका एग्रीएंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे हैं पशुपालन। पशुपालन में आज का अपना चैप्टर होगा एज डिटर्मिनेशन, यानी आयु निर्धारण करना। कैसे पता लगाते हैं पशु कितना ईयर का ओल्ड है, क्योंकि जब पशु खरीदने जा रहे थे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पशु को पहचानना होता है कितने साल का पशु है, कितने ब्यांत का पशु है। तो उसको पहचानने के लिए कुछ विधियां हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं अपन। आयु निर्धारण यानी एज डिटर्मिनेशन, हाउ टू डिटरमाइन द हाउ मच ओल्ड द एनिमल, यानी पशु कितने साल का है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे उसकी आयु का निर्धारण करते हैं। अलग अलग विधियां होती है, जिससे पशु के दांतों की संख्या के आधार पर और पशु के सींगों को देखकर, जैसे सींगों में कितने रिंग है, पशु के खुरों को देखकर पुराने खुर है या चमकीले खुर है कैसे है, या पशु के शारीरिक रूप को देखकर, इस प्रकार से अलग अलग विधियां हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है पशु के दांतों के द्वारा यानी टीथ के द्वारा आयु निर्धारण करना। तो इस विधि में ये जानना जरूरी है कि भाई कौन कौन से कितने प्रकार के दांत होते हैं पशु में, टोटल कौन से दांत कब आते हैं, उस आधार पर अपन आयु का निर्धारण करते हैं। तो पहली विधि आयु निर्धारण की दांतों द्वारा यानी टीथ एग्जामिनेशन के द्वारा। दांतों द्वारा पशु की जो आयु निर्धारण करते हैं उसमें 6 माह तक का अपन को डिफरेंस आ सकता है निर्धारण करने में, यानी पशु के दांतों की दशा व संख्या के आधार पर उम्र में 6 माह तक का डिफरेंस आ सकता है। अब दांत कौन कौन से प्रकार के होते हैं पशुओं में? पहले होते हैं कर्तन दांत। कर्तन दांत को इंग्लिश में बोलते हैं इनसीजर टीथ। क्या बोलते हैं? इनसीजर टीथ। टेक्निकल नाम याद रखा करो, इनसीजर टीथ या कर्तन दांत। ये काटने वाले दांत होते हैं। ये पशुओं में यानी गाय भैंसों में 4 जोड़ी यानी 8 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 8। 4 नीचे के जबाड़े में इस तरफ और 4 ही दूसरी तरफ। कितने हो गए? 8। तो टोटल संख्या 8 हो गई, लेकिन जोड़ी पूछी जाए तो 4 जोड़ी। ठीक है। प्रारंभ में अस्थायी, बाद में ये स्थायी निकल जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय 4 प्रकार की जोड़ियां होती है। यानी ये इतनी समझने वाली बात है। कर्तन दांत कितने होते हैं? 4 जोड़ी या 8 होते हैं। इनको इनसीजर बोलते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जुगाली करने वालों में नीचे के जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। अब पहले तो था इनसीजर यानी कर्तन दांत, यानी इनसीजर जो कितने थे? 4 जोड़ी, यानी कितने हो गए? 4 इस तरफ 4 इस तरफ, कितने हो गए? 8। फिर आते हैं अग्र चर्वण व चर्वण दांत। अग्र चर्वण को बोलते हैं प्रीमोलर और चर्वण को बोलते हैं मोलर, यानी पीछे की डाडों के टाइप वाले दांत। वो कितने होते हैं? एक जबाड़े में। पहले बात करते हैं चर्वण दांत की। चर्वण यानी मोलर। जो मोलर या चर्वण होते हैं वो ऐसे 3 होते हैं। एक नीचे, ऊपर भी कितने? ऊपर वाले नीचे वाले जबाड़े में 3 एक तरफ के जबाड़े में 3 नीचे और 3 ऊपर। कितने हो गए? 6। तो 6 ही दूसरी तरफ के जबाड़े में हो गए कितने? 12। तो 12 ही क्या हो गए? अग्र चर्वण। 12 ही होंगे चर्वण। तो कितने हो गए? 24, क्योंकि चर्वण के आगे होते हैं अग्र चर्वण ऐसे। ठीक है। ये चर्वण दांत, ये अग्र चर्वण दांत। तो 3 3 6 एक जबाड़े में चर्वण, तो दूसरे में भी 12। तो 6 6 12 चर्वण हो गए। अग्र चर्वण भी 3 3 6 एक जबाड़े में, दूसरे में कितने? ये 2 जबाड़े बना देता हूं। ठीक है। तो ये देखो 3 3 6 एक तरफ चर्वण हो गए और 3 और 6, तो 6 6 12 हो गए चर्वण दांत। और अग्र चर्वण भी 3 3 6 3 9 3 12, कितने हो गए? 12। तो 12 और 12 टोटल कितने हुए? 24। और कर्तन दांत कितने थे? 8। 24 और 8 कितने हुए? 32। तो टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब होते हैं कील दांत या केनाइन दांत। केनाइन दांत गाय भैंस वगैरह में नहीं होते हैं। केनाइन दांत वो होते हैं जो कर्तन दांतों के पश्चात, जैसे पशु का मुंह होता है, मान लो कि ये रफ डायग्राम, ऐसा कोई नहीं है, एक भी डायग्राम ऐसा होता है। जैसे मान लो कि ये डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ आगे के पोर्शन में देखना, यहाँ कर्तन दांत है, ये 4 4 8। ये 4 और 4 कितने क्या दांत है? इनसीजर। और यहाँ होते हैं प्रीमोलर दांत और यहाँ होते हैं मोलर, यानी चर्वण, अग्र चर्वण, कर्तन दांत। यहाँ जो कॉर्नर के दांत होते हैं वो कील दांत होते हैं। ये किस में होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, सुअर, इन सब में होते हैं। जुगाली करने वाले जानवरों में ये दांत नहीं होते। जुगाली करने वाले जानवरों में कौन से दांत नहीं होते? केनाइन या कील दांत नहीं होते हैं। ये कर्तन दांतों के पश्चात, इन कर्तन यानी इन सीजर दांतों के पश्चात वे प्रीमोलर यानी अग्र चर्वण से पहले, पीछे होते हैं चर्वण यानी मोलर, फिर प्रीमोलर,
ये हो गए दोनों के 24 और ये हो गए 8, 32। ये दांत इसमें होते हैं कील दांत। कील दांत उनमें पाए जाते हैं कैनाइन दांत, जो से कोई शिकार करने वाला होता है ना। ये नीचे और ऊपर दोनों के जबड़ों में एक एक कील दांत पाया जाता है, जैसे बिल्ली में, सुअर में, उनमें पाया जाता है। अब एक परिभाषा है डेंटल पोड या दंतीय पोड। देखो, जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबाड़े में कर्तन दांत ने होकर उत्तक की एक मोटी सतह होती है, उसे दंतीय पोड कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जो आगे का जबाड़ा होता है उसमें नीचे तो दांत होते हैं, लेकिन ऊपर वाले जबाड़े में दांत ने होकर एक कठोर परत होती है, उसको डेंटल पोड या दंतीय पोड बोलते हैं। अब एक परिभाषा आती है अस्थायी दांत यानी टेम्पोरेरी टीथ, यानी दूध के दांत कहते हैं। अस्थायी दांतों क्या कहते हैं? दूध के दांत या अस्थायी दांत या टेम्पोरेरी टीथ। जन्म के समय एक माहे के अंदर निकलते हैं, लेकिन बाद में ये गिर जाते हैं, इनकी जगह नए दांत आ जाते हैं, वो टेम्पोरेरी दांत होते हैं, उन्हें दूध के दांत बोलते हैं। अब स्थायी दांत क्या होते हैं? जैसे जो टेम्पोरेरी दांत होते हैं उनके गिरने के बाद दांत आते हैं, वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। यानी अस्थायी दांतों के गिरने के बाद उनके स्थान पर स्थायी दांत आते हैं। लेकिन जो चर्वण दांत होते हैं ना, पीछे की मोलर, प्री मोलर, मोलर, इंसिजर, लेकिन जो मोलर होते हैं वो हमेशा परमानेंट ही होते हैं। बरामुख एक परिभाषा है फुल माउथ। फुल माउथ मतलब पशु के सभी स्थायी दांत सुरक्षित है, तो वो क्या होता है? बरामुख, यानी पूरे दांत निकल गए हैं उसके, ठीक है। टूटा मुख यानी ब्रोकन माउथ, यानी अधिक उम्र का पशु जिसमें एक या अधिक दांत टूट जाते हैं, वो होता है टूटा मुख। चाहे एक या एक से अधिक दांत टूट जाते हैं तो वो टूटा मुख या ब्रोकन माउथ होते हैं। पोपला, पोपला मतलब सभी स्थायी दांत गिर जाते हैं, बुढ़ापे में सब दांत गिर जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पोपला या गमर। दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला, दांतों, क्योंकि दांत देखो कौन कौन से होते हैं? इंसिजर यानी कर्तन दांत, कैनाइन दांत जो सुअर में ऊपर के जबड़े में एक एक होते हैं, सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली शिकार में। प्री मोलर यानी अग्र चर्वण, मोलर यानी चर्वण। तो एक जबड़े की बात की जाए, ये ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग, जैसे ये जबड़ा है, ये ऊपर नीचे का, फिर सामने वाला दूसरा पोर्शन है, तो जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे। तो केवल इधर वाले पोर्शन की बात की जाए तो इधर वाले पोर्शन की बात की जाए तो ये देखते हैं, स्थायी दांतों में बात की जाए, नॉर्मल स्थायी दांत, तो एक जबड़े में कर्तन दांत एक तरफ इंसिजर 4 होते हैं। इंसिजर की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ 4। कैनाइन गाय भैंस में होते नहीं, सुअर बिल्ली वगैरह में होते हैं। प्री मोलर 6 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं, 3 होते हैं। फिर ऊपरी जबाड़े में बात की जाए, यहाँ तो कुछ होता नहीं है क्योंकि ऊपर दंत्युपुर होता है गाय भैंस में, ये होते नहीं है। यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12, और 12 उस तरफ कितने हो गए? 24, और 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, तो 24 और 8 कितने हो गए? 32 हो गए। तो ये इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। और जो अस्थायी दांत होते हैं उनमें क्या होता है? इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। केवल इस जगह जो मोलर दांत है वो 0 0 है, क्योंकि मोलर दांत हमेशा क्या होते हैं? स्थायी दांत ही निकलते हैं। तो एक तरफ का ये फॉर्मूला शो कर रहा है, इतने ही दांत उस तरफ है, तो 3 मोलर, 3 स्थायी दांतों की बात की जाए तो 3 पीछे वाली डाटे, 3 ही डाटे, उससे आगे वाली डाटे, उससे वाले आगे वाले डाटे, यानी चर्वण दांत, अग्र चर्वण, ऊपर 3 नीचे 3 6, तो 6 ही उस तरफ होंगे 12। ये भी जो 3 और 3 ऊपर और नीचे 6 हो गए, 6 ही उस तरफ होंगे 12, 12 12 24, और ये इस तरफ 4 है तो उस तरफ भी 4 होंगे 8। और ऊपर वाले जबड़े में दांत होते नहीं है, ये कर्तन दांत के ऊपर दंत्युपोर होता है, डेंटल पोड कठोर उत्तक की परत होती है। और ये जो 0 0 इसलिए है, ये है इंसिजर यानी कर्तन दांत, ये है प्री मोलर दांत वाली लाइन, ये है मोलर वाली, ये होता है कैनाइन दांत। कैनाइन मतलब जो सुअर बिल्ली वगैरह में होते हैं, एक एक दांत होते हैं। अब गाय में, ये तो मैंने आपको बेसिक परिभाषा समझा दी कि इंसिजर दांत क्या होते हैं, कर्तन दांत क्या होते हैं, प्री मोलर क्या होते हैं, मोलर क्या होते हैं, कितने प्री मोलर होते हैं, अग्र चर्वण कितने मोलर चर्वण होते हैं, और कौन से कैनाइन दांत होते हैं, और पूरे मुंह को क्या कहते हैं, दंत्युपुर किसको बोलते हैं, ये समझा दिया। अब आपको चार्ट आपको याद करना पड़ेगा कि भाई आयु ज्ञात करनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा दांत कब निकला हुआ है। मुंह का जबाड़ा खोलोगे कितने दांत निकले हुए हैं और कौन सा दांत कब निकलता है, उससे आप कोरिलेट कर लोगे भाई पशु कितने साल का है। तो ये चार्ट आपको एज इट याद करना पड़ेगा कि जन्म से प्रथम सप्ताह में कौन से निकले हैं, दूसरे सप्ताह में कौन से, कितनी आयु पर कौन सा दांत निकलता है। ये चार्ट आपको पीडीएफ में अपलोड किया जा रहा है वीडियो के साथ, ये आपको एज इट याद करना है। इसी प्रकार भेड़ के भी है, तो ये वीडियो जो मैं चार्ट चढ़ा रहा हूँ आपको पीडीएफ में अपलोड करके दे रहा हूँ, ये आपको एज इट याद करने हैं। अब है बेर बकरियों को 5 वर्ष की उम्र में प्रौढ़ माना जाता है। बकरियों में 1 वर्ष की आयु में सभी अस्थायी कर्तन दांत निकल जाते हैं। 14 माह की उम्र में प्रथम जोड़ी केंद्रीय जोड़ी स्थायी दांत गिर जाते हैं, उसके स्थान पर प्रथम केंद्रीय जोड़ी स्थायी दांत निकल जाते हैं। ये जो मैंने आपको चार्ट बताए हैं दोनों, इसमें आपकी ये कंफ्यूज, बस चार्ट याद करना, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, कौन सा दांत कब निकलता है। अब
आयु ज्ञात करने का एक तरीका दांतों हो रहा है, उनमें आपको समझा दिया मैंने। प्रीमोलर दांत कौन से होते हैं, अगर चर्वण कौन से होते हैं, दांत का फॉर्मूला कैसे होता है, डेंटल पोर किसे होते हैं, कैनाइन दांत कैसे होते हैं, कितने होते हैं, समझा दिया। वो चार्ट आपको याद करना पड़ेगा कब कौन सा दांत निकलता है। अब आयु निर्धारण करने एक फॉर्मूला था दांतों के आधार पर, दूसरा फॉर्मूला सींगों के आधार पर, हॉर्न एग्जामिनेशन, यानी सींग से कैसे पता लगा सकते हैं कि पशु कितने साल का है। वो ऐसे है, पशु के सींग पर ये मान लो कि सींग है, उस पर ऐसे छल्ले पाए जाते हैं, गोल गोल रिंग बन जाती है उम्र के अनुसार। तो पशु के जितने छल्ले होते हैं उसमें 2 जोड़ लो। मान लो किसी पशु के शरीर पर सींग पर 3 छल्ले हैं, कितने हैं, 3 छल्ले, तो 3 सींगों के छल्ले प्लस 2 जोड़ लो, तो पशु की आयु हो गई 3 2 + 5, कितनी हो गई 5, यानी पशु की उम्र के लिए 2 प्लस छल्लों की संख्या। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रथम छल्ला 3 वर्ष में बनता है, इसलिए सींगों के छल्ले प्लस 2, क्योंकि शुरू के 2 साल में कोई छल्ले नहीं बनते, तीसरी साल में पहला छल्ला बनता है, इसलिए पशु के जितने छल्ले होते हैं उसमें 2 जोड़ने से पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, पहला दांतों द्वारा उम्र ज्ञात करना, दूसरा सींगों द्वारा, तीसरा खुर देखकर यानी हूप देखकर। ये एक अनुमानिक मेथड ज्यादा सही नहीं होता है, क्योंकि किसी पशु के कम उम्र के पशु होता है उसके खुर छोटे हुए चमकीले होते हैं। खुर मतलब पैरों के नीचे जो खुर होते हैं, ये खुर, ठीक है। कम उम्र के पशु के छोटे हुए चमकीले होंगे, और अधिक उम्र के पशु के खुर बड़े हो जाएंगे और चमक कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई नया पशु है तो खुर छोटे होंगे, चमकीले होंगे, बड़ा होगा तो खुर बड़े हो जाएंगे, चमक भी कम हो जाएगी। लेकिन ये एक एक्चुअल विधि नहीं है। इसका कारण ये है, कई पशु में काम अधिक लेते हैं बैलों को, किसी को ज़्यादा चरने घूमते हैं, कोई पशु घर घूमते हैं, कोई, इसलिए खुरों का स्वरूप बदल जाता है। तो कई बार कुछ पशुओं के कम चरने से, कम काम करने से खुर चमकीले रह जाते हैं, किसी के कम चमकीले रहते हैं। ये विधि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। शारीरिक रंग देखकर, यानी कि शारीरिक रूप देखकर, आंखें, त्वचा, सींग, पीठ, पेट, अयन, थन सब देख के आधार पर ही पता लगा सकते हैं कौन सा पशु नया है, कौन सा लगभग पुराना है। क्योंकि बुढ़ापे के लक्षण और नए पशु के लक्षण हमेशा झलक ही जाते हैं, ये एक सामान्य विधि है। अब तक तो अपने पढ़ा था पशु की आयु निर्धारण, अब पढ़ रहे हैं पशु का भार निर्धारण, यानी पशु का वेट कैसे ज्ञात करते हैं, कितने किलो का यह पशु है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं। भार ज्ञात करने का सीधा तो है, एक तो अपन मशीन द्वारा तोल के भी कर सकते हैं। मशीन द्वारा तोलने के लिए 24 घंटे पहले उसको खाना खिलाना, आहार देना बंद कर दो, 8 घंटे पहले पानी खिलाना बंद कर दो, और इस प्रकार लगातार 3 दिन तोलो, उसका औसत ज्ञात करो। देखो क्या है, मशीन द्वारा तोलना, मशीन पे खड़ा करो, वेट आ जाएगा कांटे के ऊपर, वेइंग इलेक्ट्रिक कांटे के ऊपर जो बड़ा वाला होता है, ट्रॉलियां वगैरह तोलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि 24 घंटे पहले आपको आहार बंद करना है पशु का, 8 घंटे पहले पानी बंद करना है, 3 दिन तोल के औसत निकालना है। लेकिन ये विधि ज़्यादा सही नहीं है। उसका कारण ये है, पशु एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्या है, पशु जैसे कांटे पे जाएगा, कभी पैर ऊंचा करेगा, कभी हिलेगा, कभी चलेगा। मनुष्य तो है नहीं जो कहने से समझ जाएगा। तो इसलिए वेट में फ्लक्चुएशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। कभी पशु 350 का हो सकता है, कभी 450 का हो सकता है। तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा आता है वेट में, वेट के नंबर्स में, संख्या में चेंज ज़्यादा आता है। इसलिए ये विधि ज़्यादा सही नहीं होकर फॉर्मूलों से ज्ञात करते हैं, फॉर्मूलों से ज्ञात करते हैं। अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो उनमें पशु की लंबाई, चौड़ाई, घेरा के आधार पर अपन फॉर्मूले में वैल्यू रख के वजन ज्ञात कर सकते हैं। तो उन फॉर्मूलों को समझने से पहले, जैसे ये फॉर्मूला है, लंबाई, चौड़ाई, ये सब काम आएंगे, हर्थ, घेरा। इसलिए कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं कि पहले तो पशु की लंबाई क्या होती है, बार बार फॉर्मूले में काम आएगी। कंधे के अग्रिम बिंदु से पॉइंट ऑफ पिन बोन यानी एपालिस्ट बिंदु तक की लंबाई, यानी लंबाई किसको बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये पशु का आगे वाले खुर होते हैं, ये गर्दन वाला हिस्सा है, ये रफ डायग्राम बना रहा हूं ऐसे ही, ये तो रफ डायग्राम है ऐसे। ये पशु का आगे वाला पैर होता है, या इसका पैर का जो आगे वाला एपालिस्ट बिंदु, ये सॉरी अग्रिम बिंदु होता है, ये पैर के जस्ट ये शोल्डर वाला भाग, जो पशु के शोल्डर वाला भाग होता है ना, यहाँ से पशु के ये पूंछ है, या पिन बोन होता है। जैसे अपने कमर के पीछे पिन बोन हड्डी होती है ऊपर उठी हुई, वैसे इसके यहाँ हड्डी होती है पशु के पिन बोन। पिन बोन से ये शोल्डर तक की जो लंबाई होती है वो पशु की नॉर्मल लंबाई होती है। एक तो ये लंबाई वजन तोलने काम आती है, एक होता है चेस्ट घेरा यानी हर्थ घेरा, यानी पशु के ये जो सीना है, यहाँ आगे वाला पैर जो कुबड़ है, ये कुबड़, इसके जस्ट पीछे की साइड में यहाँ चारों तरफ का घेरा। देखो ये एक है चारों तरफ का, यहाँ से लेकर लंबाई में तो केवल एक तरफ ही नापते हैं, ये लंबाई है,
घेरे में क्या होता है, जैसे ये मान लो कि ये, तो यहां से लेकर ये चारों तरफ का, कुबड़ के पीछे के हिस्से से ये चारों तरफ का घेरा हर्थ घेरा, चेस्ट गर्त या हर्थ घेरा बोलते हैं। इसको एच से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को एल से। और लंबाई क्या होता है, कंधे से पिन बोन तक की लंबाई। अब होता है उदर घेरा यानी एब्डोमेन गर्त, जांग के जोड़े के भागों से, जांग के जोड़े के भागों से पेट के चारों ओर का घेरा, जांग के जोड़े के भाग से पेट के चारों ओर का घेरा। तो दो वैल्यू ऊपर वाली ज्यादा काम आएगी, हालांकि लंबाई और एल और एच। एच का मतलब लंबाई, मतलब शोल्डर से पिन बोन तक पशु की लंबाई। हर्थ घेरा मतलब जैसे कुबड़ के पीछे वाले भाग से चारों तरफ का घेरा। अब इस फॉर्मूलों से पशु का वेट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला शेपर का फॉर्मूला, हालांकि इनमें इतना ही पूछा जाता है कि शेपर का फॉर्मूला क्या है, अग्रवाल का फॉर्मूला क्या है, लेकिन समझ लेते हैं। शेपर का फॉर्मूला है, उससे पशु का भार पौंड में ज्ञात होता है। किससे होता है, यूनिट क्या होती है, पौंड। और इससे नापने के लिए लंबाई हमेशा इंच में, हर्थ घेरा इंच इंटू इंच, यानी ये कह सकते हैं इंच का स्क्वायर। ये ऐसे गलत लिखा, ऐसे लिख देते हैं, यानी हर्थ घेरा का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, हर्थ घेरा मतलब स्क्वायर में जितना आएगी उसकी स्क्वायर वैल्यू। और 300 का भाग लंबाई, जो पशु की शोल्डर से पिन बोन तक की लंबाई थी, और हर्थ घेरा जो चारों तरफ का घेरा था, इस प्रकार का जो कुबड़ के पीछे से नीचे से लेकर ऊपर तक का घेरा, वो इसको स्क्वायर में लिखते हैं। इसको सिर्फ लिखते हैं इंच में है, लेकिन उस स्क्वायर वैल्यू करते हैं। जैसे लंबाई मान लो किसी की, सपोज मैं x कर रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ, ठीक है, तो लंबाई 12 गुना चौड़ाई मान लो 16 आई, तो 16 का स्क्वायर बटा 300, जो भी वैल्यू होगी इसमें आ जाएगी। दूसरा अग्रवाल का फॉर्मूला, अग्रवाल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई बटा ये L इंटू एच। तो L इंटू एच आपको पता है लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, हर्थ घेरा क्या होता है। ये मतलब क्या है, ये की वैल्यू 9 होगी यदि h 65 इंच से कम होगी, और ये की वैल्यू 8.5 होगी यदि h की वैल्यू 65 से 85 के बीच में होगी, और ये की वैल्यू 8 होगी यदि h की वैल्यू 85 से अधिक है। उसके आधार पर 8 या 8.5 या 9, ये होगा या तो 9 या 8.5, ये 8, ये होता है। इस चौड़ाई h की वैल्यू के आधार पर इसकी 9, 8 वैल्यू लेते हैं, और उस आधार पर अपन वजन ज्ञात कर लेते हैं। अब है मलिका का सूत्र। जो मलिका का सूत्र है वो भी पौंड में ज्ञात करता है, किसमें, पौंड में। और ये सूत्र क्या है, 25.156 को h से गुणा करते हैं चौड़ाई से, और 960.232 ज्ञात माइनस निकाल लेते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। हरियाणा सूत्र किलोग्राम में ज्ञात करते हैं। हरियाणा सूत्र में क्या था, 3.3 गुना हर्थ घेरा सेंटीमीटर में, हर्थ घेरा प्लस उदर घेरा, जो पीछे वाला जांघों वाले भाग से उदर घेरा सेंटीमीटर में, प्लस 0.7 कोष्टक में लंबाई सेंटीमीटर में माइनस 490। यानी सिंपल से फॉर्मूले हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं। बाकी यदि आपको न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, आता है तो उसमें वैल्यू दी रखी होगी, वैल्यू रखना है, फॉर्मूले से सोल्व करना है। धन्यवाद साथियों।